Hello guys, welcome to UPSC Feed. Let's understand one more topic that is citizenship in very simple language and in timely manner. ये टॉपिक स्टैटिक भी है और करंट अफेयर से भी इसका लिंक है, तो मिस मत करना। आज के सेशन में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हाउ टू एक्वायर एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो प्रीलिम्स के लिए क्रूशियल हैं। हम ये टॉपिक विजन आईएएस की क्विक रिवीजन मॉड्यूल से करेंगे जो आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी हाइलाइटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ पीपल, दैट इज सिटीजन एंड एलियन। सिटीजन्स एंड एलियंस। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट और वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दोनों को एंजॉय करते हैं। अगर हम बात करें राइट्स एंड प्रिविलेजेस की जो एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं और एलियंस को नहीं मिलते, वो होते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। आर्टिकल 15 एंड 16 आते हैं राइट टू इक्वालिटी में, आर्टिकल 19 आता है राइट टू फ्रीडम में एंड आर्टिकल 29 एंड 30 आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में। तो ये हल्की सी डिटेल यहाँ पे भी मेंशन है, बाकी कंप्लीट डिटेल्स हम आने वाले क्यूआरएम में जो कि फंडामेंटल राइट्स का है उसमें कवर करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 16 होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, आर्टिकल नंबर 19 हमारा बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन एक्सेट्रा। आर्टिकल 29 एंड 30 बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। एग्जैक्टली क्या क्या होता है इनमें हम बात करेंगे अगली वीडियो में। राइट टू वोट इन इलेक्शन भी मिलता है और इलेक्शन लड़ने का राइट भी मिलता है। एंड ओनली इंडियन सिटीजन इज एलिजिबल टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, जैसे कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन सब पोजीशंस पे आने के लिए भी इंडियन सिटीजन का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलियंस की। एलियंस आर द पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, सो दे डू नॉट एंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एलियंस दो टाइप के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस वो हैं जिनके साथ इंडिया वॉर पे है करंटली। तो एक ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया वॉर पे है, अगर उनका कोई सिटीजन इंडिया में रह रहा है तो हम उसको एनिमी एलियन बोलेंगे और उनको कम राइट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू फ्रेंडली एलियंस, जैसे कि उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं होता, दे कैन बी अरेस्टेड। और फ्रेंडली एलियंस होते हैं जिनके साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हैं। तो क्या हम कंसीडर करें कि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वॉर जब चल रहा होता है एंड इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम Pakistan will be considered as enemy country. So coming next, there are certain facts, duties of citizenship. तो हमें कुछ ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है जो कि पार्ट 4A में मेंशन है, जैसे कि वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियन फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, डिफेंडिंग द कंट्री, ये चीजें करनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर हम ये नहीं करते तो कोई एक्शन नहीं होगा हमारे खिलाफ क्योंकि दीज आर नॉन एनफोर्सेबल। कमिंग नेक्स्ट, इंडिया में जो सिटीजन बाय बर्थ है और सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्री है जैसे यूएसए है, वहां पे सिटीजन बाय बर्थ ही अलाउड है टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप सोच रहे हैं कि यूएसए जाके वहां की सिटीजनशिप लेके यू विल बिकम यूएसए प्रेसिडेंट, सो इट विल नॉट वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सेपरेट स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
एक इंडियन को सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है, दैट इज ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप। हमें स्टेट की अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं मिलती कि जैसे हम ऐसे बोल दें कि आई एम सिटीजन ऑफ दिल्ली, या फिर आई हैव सिटीजनशिप ऑफ तमिलनाडु, मिजोरम एक्सेट्रा। लेकिन कुछ फेडरल स्टेट्स में ऐसा होता है, जैसे कि यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, वहां पे डबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है और वहां पे उनको एक स्टेट सिटीजनशिप मिलती है एंड एक नेशनल सिटीजनशिप मिलती है यूएसए की, इन केस ऑफ यूएसए। इसका रीजन हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, क्योंकि वहां पे फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, जो कि पार्ट सेकंड में मेंशन्ड है। ये आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 5 टू 11। हम पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर चुके हैं, जिसमें आर्टिकल 1 टू 4 थे, एंड दैट वाज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो कमिंग हियर, आर्टिकल 5 टेल्स अबाउट सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आर्टिकल 6 बात करता है सिटीजनशिप की उन लोगों की जो माइग्रेट करके आए हैं इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 1947। आर्टिकल 7 बात करता है सिटीजनशिप की उन लोगों के बारे में जो पहले इंडिया में थे, देन दे माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड दे अगेन केम टू इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8 बात करता है सिटीजनशिप की जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं बट दे आर इंडियन ओरिजिन पीपल। आर्टिकल 9 हमारी बात करता है कि अगर कोई इंसान किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप वॉलंटरीली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 10, ये हमारी गारंटी करता है हमारे सिटीजनशिप की, जो हमें आर्टिकल 5 टू 9 में मेंशन किए गए हैं, तब तक जब तक पार्लियामेंट कोई और लॉ ना बना दे। आगे आर्टिकल 11 में हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि दे कैन रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप की प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, तो उन्होंने पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो इस केस में कोई लॉ बना सकते हैं। और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया दैट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। और रिसेंटली इसमें 2019 में कुछ चेंजेस किए गए थे, जो CAA इशू भी हुआ था काफी 2019 में। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। कुछ चेंजेस 2024 में लाए गए हैं CAA, जो कि 2019 अमेंडमेंट के बारे में ही है। 2024 का अमेंडमेंट बताता है कि 2019 के चेंजेस को अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होगा। कमिंग फॉरवर्ड, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर हमें सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, इंडियन सिटीजनशिप, तो उसके क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। इसके लिए 5 प्रोसेसेस या 5 वेज प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज बाय बर्थ, सेकंड इज बाय डिसेंट, थर्ड इज बाय एक्वायरिंग ए टेरिटरी, फोर्थ वन इज थ्रू रजिस्ट्रेशन, एंड द लास्ट वन इज थ्रू नेचुरलाइजेशन। अगर ये पॉइंट देखें, बाय बर्थ में हम उनके बारे में बात करते हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। बाय डिसेंट, जो उनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। टेरिटरी, अगर हम किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं तो वहां के जो लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। थ्रू रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हमारे पास PIO हैं, OCI होल्डर्स हैं, तो वो हम आगे डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज नेचुरलाइजेशन। ये सबसे लेंदी प्रोसेस होता है, जो कि इन चारों से जो डिफरेंट रह गया तो उनके लिए एक प्रोसेस है कि वो भी थ्रू नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज बाय बर्थ। इफ ए पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, तो इसके लिए हमने टाइम टू टाइम चेंजेस किए हैं अपने अमेंडमेंट एक्ट में।
फ्रॉम 1950 जिसका जन्म हुआ है टिल 1987। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी का जन्म इन डेट्स के बीच में हुआ है और उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी किसी भी देश की है, जरूरी नहीं कि भारतीय हो, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी उस बेटे को। सेकंड इज आफ्टर 1987 टिल 2004, तो यहाँ पे पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, तभी जाके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। एंड आफ्टर 2004 जो रूल है दैट इज किसी को इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलेगी या तो उनके दोनों पेरेंट्स की इंडियन सिटीजनशिप हो या फिर एक की इंडियन सिटीजनशिप हो एंड अनदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी इंसान की कंडीशन इन दोनों में से है तो उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इनमें आता है कि अगर किसी के पेरेंट्स पापा या मम्मी फॉरेन डिप्लोमेट हैं देन ही विल नॉट गेट इंडियन सिटीजनशिप। इफ फादर और मदर एनिमी एलियन हैं और जब जन्म हुआ है वो एक ऐसी प्लेस में हुआ है जो एनिमी के ऑक्यूपेशन में है तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय डिसेंट। यहाँ पे हम कवर करते हैं इफ ए पर्सन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया तो उनको इंडियन सिटीजनशिप कब मिलेगी। फ्रॉम 1950 टू 1992 अगर बच्चे के पापा इंडियन सिटीजन हैं तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 1992 में कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन चेंजेस की वजह से इंडिया ने अपने लॉज को लिबरल बनाया। 1992 से 2004 के बीच में हमने अपने लॉ को थोड़ा और लिबरल बनाया। वहां पे जो पेट्रियार्कल नेचर दिख रहा था कि ओनली फादर, यहाँ पे हमने ईदर ऑफ द पेरेंट कर दिया। अगर उनमें से कोई भी एक भारतीय नागरिक है तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। यहाँ पे बात हुई कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द बर्थ बच्चे का रजिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्सुलेट में कर देना होगा। अगर किसी वजह से वो नहीं हो पाया तो विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो ही कैन गेट इट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, जो पेरेंट्स हैं दे हैव टू डिक्लेयर इन राइटिंग कि जो माइनर है, जो बच्चा है, उसके पास किसी फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, बिकॉज इंडिया डबल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। अगर किसी बंदे के पास फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है तो ही कैन नॉट गेट इंडियन सिटीजनशिप। नेक्स्ट वन इज बाय रजिस्ट्रेशन। सो एज पर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस PIO, जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की थी, पर्सन्स विद इंडियन ओरिजिन। तो देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं जो PIO होते हैं, OCI होते हैं या फिर NRI होते हैं, क्या ये इंडियन सिटीजन होते हैं? PIO आर नॉट इंडियन सिटीजन, OCI आर नॉट इंडियन सिटीजन, बट NRI आर इंडियन सिटीजन जो कि बाहर रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? ही या फिर उनका कोई पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट बनी आफ्टर 15 अगस्त 1947, दैट इज इंडिपेंडेंस के बाद। तो ऐसा इंसान या उनके पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे या फिर ऐसे एरिया में पैदा हुए थे जो कि इंडिया का पार्ट बना आफ्टर 15 अगस्त 1947, तो अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में फॉर 7 years बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सेकंड इज अगर वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है किसी भी कंट्री में या जगह पे आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया तो उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट इज पर्सन हु आर मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु आर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई माइनर चाइल्ड है जिसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है फुल एज एंड कैपेसिटी वाले पर्सन whose parents are registered as Indian citizen, जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है। सेकंड इज who or either of his parents was earlier Indian citizen of independent India and has been residing in India for 1 year immediately before making an application। इसका मतलब है अगर कोई इंसान या उसके पेरेंट्स कोई भी पेरेंट पहले इंडियन सिटीजन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और वो अब इंडिया में रह रहा है फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई ओसीआई है 5 साल से एंड वो इंडिया में रह रहा है 1 साल से, तो वो भी अप्लाई कर सकता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो चलो हम बात कर लेते हैं ओसीआई क्या होता है। ये आगे मेंशन है, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं कुछ, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसे इंसान जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर ऐसे किसी कंट्री में पैदा हुए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के इंक्लूडेड नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब एलिजिबल हैं जो इन कैटेगरीज में आएंगे। फर्स्ट वन इज हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री का नागरिक है लेकिन वो इंडियन सिटीजन थे ड्यूरिंग द टाइम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय पे या बाद में। सेकंड, ही इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, लेकिन वो एलिजिबल थे इंडियन सिटीजन बनने के एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। थर्ड पॉइंट इज जो किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन है बट बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15th of August 1947। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन। तो ये सारे पॉइंट ये एलिजिबल हैं यहां से। नेक्स्ट आता है अगर एक बंदा जो कि माइनर चाइल्ड है और क्लोज 1 में जो सिटीजन मेंशन है उसका अगर माइनर चाइल्ड है तो उसको भी ओसीआई कार्ड होल्डर मिल जाएगा। सेकंड, अ पर्सन जो माइनर चाइल्ड है और जिसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है, उसको भी ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द स्पाउस ऑफ एनी फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओसीआई कार्ड होल्डर, तो इन दोनों को भी मिल जाएगा विद सम क्राइटेरिया रिगार्डिंग द मैरिज। फिर हम ये देखते हैं कि इनके पास क्या राइट्स नहीं होते। दे कैन नॉट वोट, ये एमएलए एमपी ऐसा कुछ नहीं बन सकते हैं। दे कैन नॉट होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब भी अलाउड नहीं है। और ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी नहीं बन सकते हैं। तो फिर हम राइट्स इनको क्या क्या देते हैं, हम इनको कुछ बेनिफिट्स देते हैं। मेन बेनिफिट जो हमें याद रखना है दैट इज कि दे कैन कम टू इंडिया मल्टीपल टाइम्स और लाइफ लॉन्ग वीजा इनको मिल जाता है इंडिया का। सेकंड इज इनको बार बार पुलिस अथॉरिटीज के पास जाके ये नहीं बताना पड़ता कि इंडिया में कितने टाइम के लिए स्टे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनको समान रूप से रखा जाता है लाइक एनआरआईज इन दीज कंडीशन, जैसे कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड में, लेकिन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज में नहीं इक्वल राइट्स होते हैं इनके पास। सेकंड इज इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, यहाँ पे दे आर इन पैरिटी विद एनआरआईज। थर्ड इज अगर एंट्री फीस जो लगती है फॉर विजिटिंग नेशनल मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, म्यूजियम इन इंडिया, तो इक्वल फीस लगेगी। नेक्स्ट इज अगर वो कोई प्रोफेशन में आना चाहते हैं इंडिया में, जैसे कि डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्सेज, सीएज, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, फार्मास्यूटिकल, फार्मिस्ट, so they will be in parity with NRIs। नेक्स्ट इज अगर उनको AIPMT टेस्ट देना है या फिर ऐसा कोई और
टेस्ट देना है जिसके लिए एलिजिबल हैं, तो दे विल बी इन पैरिटी विद एनआरआईज। उनको कुछ चीज़ों में इंडियन रेजिडेंट के साथ भी इन पैरिटी रखा जाता है, जैसे कि इन द मैटर ऑफ टैरिफ इन एयर फेयर डोमेस्टिक सेक्टर में। सेकंड इज एंट्री फीस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के केस में। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि पहले पीआईओ एंड ओसीआई ये दोनों सेपरेट कैटेगरीज थी, लेकिन अभी उनको मर्ज कर दिया गया है फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी। तो चलो अभी वापस स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बात सिंपल सी है। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, उसके पिछले एक साल में, 1 ईयर में कॉन्टिन्यूसली आप इंडिया में रहे हो, और आने वाले 14 ईयर्स में आप 11 ईयर्स तक इंडिया में रहोगे। तो आफ्टर दिस ड्यूरेशन आपको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर। बाकी कुछ ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई देश ऐसा है जो कि इंडिया को ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, या मिस्टेक, नॉर्मली अगर कोई कंट्री इंडिया को सिटीजनशिप नहीं देता इंडियंस को, तो इंडिया भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं देगा वहां के बंदों को। सेकंड, अदर क्वालिफिकेशन इज अ पर्सन हैज टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री इन द इवेंट इज एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप हैज बीन एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होने के बाद उसको रिनाउंस करनी होगी। थर्ड पॉइंट इज गुड कैरेक्टर होना चाहिए। फोर्थ, कि जो हमारा 8th शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए रिजाइड करने की, एक्सेट्रा। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि हाँ, हम ये जो प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन का, गवर्नमेंट इसको कम भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स हमेशा ही फॉलो करने होंगे, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको रहना ही होगा। इफ गवर्नमेंट थिंक्स दैट इन द केस ऑफ साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, अगर ऐसी कुछ कंडीशंस बन रही हैं, तो दे कैन गिव कंसेशन एंड he or she will get citizenship using naturalization easily. Next, by incorporation of a territory, अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में डालती है, तो जो भी लोग वहां रह रहे थे उन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे कि पुडुचेरी, पुडुचेरी को इंडिया का पार्ट बनाया गया। 1962 में सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर आया, जिसके तहत जो भी लोग पुडुचेरी में रहते थे उन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई यूजिंग सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सो देर आर सम केसेस जहां पे सिटीजनशिप चली जा सकती है। ऐसे केसेस हैं, फर्स्ट वन इज रिनंशिएशन। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, दैट इज ही इज नॉट अ माइनर, तो ऐसा इंसान अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है और वो डिक्लेरेशन देता है टू रिनाउंस हिज इन इंडियन सिटीजनशिप, तो ऐसे केस में उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट रिनंशिएट करे, ये प्रपोजल उनका एक्सेप्ट करे। ऐसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम ने अप्लाई किया था रिनंशिएशन के लिए, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। एंड द रीजन वाज कि इंडिया वांट टू पनिश दाऊद इब्राहिम एज पर इंडियन लॉ, कि उनके अगेंस्ट जो केसेस चलेंगे एज वो नहीं चल पाएंगे एज पर इंडियन लॉ। सेकंड इज एमएफ हुसैन। उनका केस जो था वो ये था कि वो इंडिया से चले गए थे एंड उन्होंने अप्लाई किया, यूएई में शिफ्ट हो गए थे, बट इंडियन गवर्नमेंट टोल्ड
and asked him to come back. इंडियन गवर्नमेंट एश्योर्ड कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, यू नीड नॉट टू वरी, बट he didn't came back. So this is the main point. Next is by the termination of citizenship. अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरीली ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, इट विल बी टर्मिनेटेड. ये लॉ ड्यूरिंग वॉर अप्लाई नहीं होता. दिस इज द मेन चेंज. कमिंग फॉरवर्ड, डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट. अगर कोई इंसान कोई फ्रॉड करता है या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होती है, कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट होता है, तो ऐसे इंसान की सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा, बिकॉज उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा के इंडियन की सिटीजनशिप ली थी. सेकंड पॉइंट आता है, इफ ए सिटीजन हैज शोन हिमसेल्फ डिसलॉयल और डिसअफेक्टेड टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस में भी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी, चाहे उसने कुछ एक्ट किया हो या फिर उसने बात की हो ऐसी कुछ. और अगर किसी वॉर के टाइम पे अगर कोई इंसान अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है एनिमी के साथ या कुछ बात कर रहा है या फिर किसी ऐसे बिजनेस में है जिसमें वो असिस्ट कर रहा है एनिमी को, तो उसकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी. अगर किसी इंसान ने इंडियन सिटीजनशिप ली है और लेने के अगले 5 साल के दौरान अगर उसको 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई है तो उसकी सिटीजनशिप भी जा सकती है, चाहे वो सजा इंडिया में हुई हो या किसी बाहर किसी देश में. नेक्स्ट वन इज, अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर रह रहा है फॉर मोर देन 7 ईयर और इंडिया में उसने कोई रीजन नहीं बताया है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है बाहर रहने की, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप भी खत्म हो सकती है. जहां ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता वो होते हैं 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, या फिर कुछ एरियाज जहाँ पे इनर लाइन परमिट होता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, तो यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा. तो ऐसे किसी बंदे की अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, इट विल बी क्लोज्ड. नेक्स्ट इज, जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम और ईज कर देंगे, जिसमें हम 11 साल के लिए बोलते हैं आउट ऑफ 14 ईयर्स, उसको हम 5 ईयर्स कर देंगे फॉर 8 ईयर. विद इन द 8 ईयर्स, इफ ही इज रिजाइडिंग फॉर 5 ईयर्स, ही विल गेट इंडियन सिटीजनशिप. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ओसीआई कार्ड होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है अगर वो वॉयलेट करते हैं सिटीजनशिप एक्ट को या फिर किसी और लॉ को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा. हाँ, उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, दे विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. और ये एक्ट ऐसे 5 ग्राउंड इंक्लूड करता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड, showing disaffection to the constitution, engaging with enemy during war, necessity in the interest of sovereignty of India, security of state, and public interest. And the last one is, if within 5 years of registration, OCI can be sentenced to imprisonment of 2 or more years. The next topic is NRC, National Register of Citizens. इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे इंडिया का जो बॉर्डर है, अगर दूसरी कंट्री का कोई बंदा इंडिया में आ गया है आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर और वो इंडिया में रह रहा है, तो हमें ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दोज पीपल. तो ऐसे केस में हम कोई पुराना डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे कि 1971 में वॉर हुआ और काफ़ी लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए. तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो इंसान इंडिया में आज बैठा है वो इंडियन सिटीजन है या नहीं, इसके लिए उन्हें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाना होगा जो उनके पास 1971 से पहले का हो, या फिर वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के गेस्टेड ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर जिसको अलाउ किया गया है एज पर द रूल, अगर वो बता दें लाइक सरपंच कि ही इज इंडियन सिटीजन, तो वो भी मान्य होगा.
तो यही है, इट इज अ लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन एंड दोज हु फेल टू इनलिस्ट इन द रजिस्टर विल बी डीम्ड एज इलीगल माइग्रेंट। उनको हम इलीगल माइग्रेंट बोलेंगे जो फेल होंगे ये डिटेल्स बताने में। एनआरसी को स्टार्टिंग में 1951 में प्रिपेयर किया गया था, क्योंकि 1951 में हुआ था सेंसस। तो अभी हम जान लेते हैं एनआरसी और सेंसस में क्या डिफरेंस है। तो जो सेंसस है वो हर डिकेड किया जाता है, इस बार थोड़ा डिले हुआ है एंड दैट इज ड्यू टू द कोविड टाइम। आई होप इट विल बी डन वेरी सुन। तो ये एक नेशनल लेवल की एक्सरसाइज होती है जहाँ पे हर स्टेट को एक विंडो टाइम दिया जाता है कि उसमें वो इंडियन पॉपुलेशन का नेचर एंड साइज चेक करें। लेकिन जो एनआरसी है ये ये एक यूनिक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे सिटीजन को खुद बताना होता है कि वेदर ही इज इंडियन सिटीजन और नॉट। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं, शो हाउ दे हैव कम टू इंडियन सिटीजन, हाउ दे हैव बिकम इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनआरसी रिसेंटली फर्स्ट टाइम अपडेट किया गया था ओनली इन आसाम ड्यूरिंग अगस्त 2019। देखो, असम इज ए स्टेट विच इज नियर टू बांग्लादेश और वहां से इलीगल माइग्रेंट्स की काफी फ्रीक्वेंसी है। जो हमारा बॉर्डर है वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉर्डर नहीं है, तो इसीलिए वहां से कुछ माइग्रेंट आ जाते हैं। उन्हीं को चेक करने के लिए हमने ये एनआरसी अपडेट किया था। नेक्स्ट आता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये एक लिस्ट होती है जो बताती है कि यूजुअल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो ये रेजिडेंट बताती है, इसका सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है। ये बताती है अगर कोई इंसान लास्ट 6 मंथ से एक एरिया में रह रहा है तो वो इंक्लूडेड होगा एनपीआर में, एंड एनपीआर में है फॉरेनर्स एज वेल। दोस्तों, ये था सिटीजनशिप का क्विक रिवीजन जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और रिवीजन सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपीएससी फीड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें फॉर एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल अपडेट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।